नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के इकोनॉमिक टाइम्स प्लस बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस में। इस वीडियो में हम लोग तीन बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और ऐसे आर्टिकल्स जो आपके इनकम, आपके खर्चे, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, आपके जॉब और बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, इन पांच पैरामीटर्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो कोई भी खबर जो इन चीजों को इम्पैक्ट कर रही है, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे कि ये क्यों हो रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट है। अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद है तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक सवाल से जो मैंने कल पूछा था। और सवाल बहुत ही सिंपल था कि इस वक्त आप देखिए जितनी भी कंपनीज हैं उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स वीक है, तो उन्होंने कहा कि कंजम्पशन वीक है। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है वो कह रहा है कि कंजम्पशन वीक है, लोग इंडिया में पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं और इसके कई सारे रीजन बताए जा रहे हैं। तो हमने पूछा कि बजट में ऐसा क्या किया जा सकता है सरकार द्वारा जिससे आप जो कंजम्पशन है इकोनॉमी में वो बढ़ा सकते हो। तो इसके ज़्यादा जवाब नहीं आए, लेकिन इसके काफ़ी सारे आंसर्स हो सकते थे। तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारे आंसर्स होंगे, बट कम है, बट काफ़ी अच्छे आंसर्स हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी मैंने पहले बता दिया था कि आप टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स को कम करके ज़्यादा नहीं अफेक्ट कर सकते चीज़ें, क्योंकि इनकम टैक्स सिर्फ 3% लोग ही इंडिया में नेट नेट पे करते हैं। तो सिर्फ 3% लोगों का अगर आप लेट्स से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा दो, मतलब कि टैक्स कम कर दो, इनकी इनकम बढ़ जाएगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा असर आएगा कंज़म्पशन के डेटा पर। तो 97% लोगों का जो कंज़म्पशन है, सवाल ये था कि कैसे बढ़ सकता है? अब देखिए इसमें एक काफ़ी अच्छा आंसर दिया है सौरभ झा जी ने। इन्होंने कहा है कि पर्सनल जो टैक्स एग्ज़म्पशन है वो बूस्ट करेगा कंज़म्पशन, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा इससे इकोनॉमी पे एज़ अ होल। हमें क्या चाहिए इस टाइम पे इकोनॉमी में हमें चाहिए केपेक्स ग्रोथ। केपेक्स क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिसको नहीं पता हो उनके लिए मैं बता दूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। जब आप लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी चीजें बनाते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। जिस एक इन्वेस्टमेंट जिससे लंबे समय तक आपको पैसे आ सकते हैं, फायदा हो सकता है। जैसे घर बनाकर किराए पे चढ़ाना, तो घर बनाना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट टू मेजरली फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स। यस, प्राइवेट प्लेयर्स से चाहिए हमें, क्योंकि गवर्नमेंट कब तक, देखिए गवर्नमेंट जो पैसा ला रही है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये सारा कैसे हो रहा है? लोन पे हो रहा है। इंडिया पे लोन बढ़ते ही जाएगा, डेट बढ़ते ही जाएगा, अगर खाली गवर्नमेंट केपेक्स कर करके ग्रोथ को फ्यूल करेगी तो ये बड़ा जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट आए, ताकि, और यहाँ पे क्या कर सकती है गवर्नमेंट इसके लिए कि प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट आए? रेट कट्स कर सकती है सबसे पहले। पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स ला सकती है। और ऐसी ऐसी यूनिट्स बनाओ, जैसे हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है हर स्टेट में, और ज्यादा होने चाहिए। एफडीआई और कुछ सेक्टर्स में अगर आप 100% तक कर दो तो काफ़ी एडवांटेज हो सकता है। जीएसटी को अगर आप कम करते हो, ये एक बढ़िया सुझाव है। कस्टम ड्यूटीज़ को कोर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पे, इससे भी थोड़ी बहुत मदद ज़रूर मिल सकती है। एंड इससे क्या होगा कि यस, सेंट्रल गवर्नमेंट का उधार भी बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अगर टैक्स में हर चीज़ में इतनी छूट देगी, तो पैसे तो कहीं न कहीं से लाने हैं ना, राइट? मैं कह रहा हूँ, अगर मैं अपने बच्चों की पॉकेट मनी बढ़ा दूँ आज, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पेरेंट्स अगर हमारी पॉकेट मनी बढ़ा देते हैं, तो पैसा जो स्कूल की फीस में जाना था या दूसरी चीज़ों में जाना था, वो कहीं न कहीं और से लाना पड़ेगा। हो सकता है उसके लिए डेट लेना पड़े, राइट? तो गवर्नमेंट के साथ भी ये चीज़ है कि हमारा फिर डेट बढ़ जाएगा, तो हम कंप्लेन करेंगे कि हमारा डेट इतना बढ़ रहा है, ये भी सही नहीं है। तो इस केस में ये एक थोड़ा-सा ऐसा प्रॉब्लम है कि जहाँ कहीं न कहीं आपको कुछ सैक्रिफाइस करना होगा, तभी आपको कुछ मिलेगा। तो इंडिया अभी बढ़िया ग्रो कर रहा है, हमें डायरेक्शन चाहिए, स्पीड ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ होगी, मोर इम्पोर्टेंटली कोई रोड ब्लॉक्स हमें नहीं चाहिए। तो सौरभ झा ने एक कॉम्प्रिहेंसिव सा आंसर दिया, काफ़ी अच्छा दिया, और ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड था, काफ़ी अच्छा लॉजिक इसमें इन्होंने प्रेज़ेंट किया है ओपिनियन देने से ज़्यादा, मुझे लगता है। राहुल ने कहा है कि जीएसटी में रेट को कट होगा तो कंज़म्पशन बढ़ेगा। राहुल, ये भी सही आंसर है कि जीएसटी रेट कट्स अगर आप करते हो तो कंजम्पशन हो सकता है कि बढ़ जाए। रागी ने कहा है कि डायरेक्ट टैक्सेस को अगर हम कम करते हैं, मिडिल क्लास की सैलरी एंड इनकम को बढ़ाएं एंड करप्शन को अगर कम करते हैं, तो डायरेक्ट टैक्सेस का मैंने आपको बताया ये 3% लोगों को अफेक्ट करता है। ये लोग कंजम्पशन काफी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत फर्क नहीं पड़ सकता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। 97% लोग इससे अभी भी अलग रहेंगे। मिडिल क्लास की सैलरी एंड इनकम को बढ़ाएं। यस, मिडिल क्लास की इनकम अगर बढ़ सकती है किसी तरीके से, या फिर करप्शन को आप कम करें, तो ये तो देखिए एक दिन में होने वाला है नहीं। दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, मुझे लगता है करप्शन तो। चाइना bolsters कंज्यूमर सब्सिडीज टू बूस्ट स्पेंडिंग। अब आ जाते हैं आज के आर्टिकल्स पर। मैंने पहला आर्टिकल ना जानबूझ के ये चूज किया कि चाइना क्या करना चाह रहा है। चाइना में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डोमेस्टिक कंजम्पशन।
तो चाइना से हम एक बार कुछ लेसन्स ले सकते हैं कि क्या काम करता है, क्या नहीं करता है। पड़ोसी के प्रॉब्लम से आप सीखिए कि वो कैसे सॉल्व कर रहा है उसे। डोमेस्टिक कंजम्पशन चाइना में बिल्कुल नहीं हो पा रहा है ढंग से, ठीक है? ग्रोथ ही नहीं है कंजम्पशन में। इसकी वजह से आप देखिए कि चाइना बड़ा परेशान है। एंड ये सॉल्व करने के लिए चाइना ने क्या कहा कि हम इसका सॉल्यूशन ढूँढ चुके हैं। हम क्या करेंगे, हम बहुत बड़ा डेट लेंगे, ठीक है? खूब बड़ा डेट लेंगे और पैसा मार्केट में हम लोग स्टिमुलस झोंक देंगे बिल्कुल। मतलब सबको पैसे बाँटेंगे। ये पैसे से वो लोग सामान खरीदेंगे, खर्च करेंगे, कंज़म्पशन करेंगे। इससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्ट्स बनाएँगी और ज़्यादा, और लोगों की ज़रूरत होगी इंडस्ट्रीज़ को, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, नए लोगों के पास और पैसा आएगा, तो उससे वो लोग पैसा भी खर्च करेंगे, कंज़म्पशन बढ़ेगा, तो इकोनॉमी में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव साइकिल क्रिएट हो जाएगा, और ये जो कंज़म्पशन और डिमांड वाली जो प्रॉब्लम है, ये पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो चाइना क्या कह रहा है कि चाइना सब्सिडाइज करेगा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। यस, चाइना सब्सिडाइज करने वाला है मोर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को, और बूस्ट करेगा फंडिंग किसके लिए, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट अपग्रेड के लिए। ये कह रहा है कंपनीज को कि मैं सब्सिडाइज कर दूंगा तुम्हारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को। सबसे पहले तो जो भी तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो, 10 रुपए का है, 5 रुपए मेरी तरफ से लो, कंज्यूमर से सिर्फ तुम 5 ही रुपए चार्ज करो, ठीक है? और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट चाहिए, तुम्हें अपग्रेड करना है, नई टेक्नोलॉजी चाहिए, अच्छा 10 रुपए का पड़ रहा है ना, एक काम करो, 5 रुपए मेरी तरफ से ले लो। तो क्या किया, दोनों जगह चाइनीज गवर्नमेंट कह रही है हम कॉम्पनसेट करेंगे, सब्सिडाइज करेंगे। तो ये डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। असली डोमेस्टिक कंजम्पशन की प्रॉब्लम तो चाइना में क्रिएट हो चुकी है, कि इतना ज्यादा कि वहां पे डिफ्लेशन चल रहा है, ठीक है? एंड डिफ्लेशन एक इन्फ्लेशन से भी बहुत ज्यादा, मतलब इन्फ्लेशन तो बहुत बढ़िया है डिफ्लेशन से। और डिफ्लेशन के रीजन क्या है, कंजम्पशन नहीं है। लोगों का जो जो प्रोडक्शन है कंपनीज का, वो ऐसे का ऐसा पड़ा है, कोई खरीद नहीं रहा है। तो ये बहुत बड़ी वहां पे समस्या है। इंडिया में जो कंजम्पशन स्लो हुआ है, सबसे पहले उसके रीजंस क्या है, ये भी हमें जानना चाहिए था। उसके ऊपर भी और डिस्कशन करना चाहिए था, बट हम लोग जरूर करेंगे ऑफकोर्स। कि इंडिया में इन्फ्लेशन भी एक रीजन है। क्रेडिट जो रेट है हमारा, इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है, ये भी एक रीजन है कि हमारा कंजम्पशन थोड़ा कंपैरेटिवली कम है। इंटरेस्ट रेट पीक पे चल रहा है, इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा है, महंगा चल रहा है, जबकि चाइना में ये सिचुएशन नहीं है। तो कंज्यूमर क्वालिफाई करेंगे 15% सब्सिडी के लिए, अगर वो नया मोबाइल फोन लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, ये स्मार्ट वॉच लेते हैं। स्मार्ट वॉच लेने के लिए हमें 15-20% का यहाँ लोन लेना पड़ता है, ठीक है? फोन टैबलेट के लिए वहां पे 15% की सब्सिडी मिल रही है। अब ये देखिए, तो बेनिफिट जो है कैप्ड है। काफी सारे जो मेरे यंग व्यूअर्स हैं, वो तो सोच रहे होंगे काश चाइना में होते, अभी पैसे मिल रहे होते फोन खरीदने के। तो बेनिफिट जो है ये कैप्ड है 500 युआन तक फॉर मोस्ट वन डिवाइस इन ईच कैटेगरी। तो ऑथराइज जो अथॉरिटीज हैं वो एक्सपैंड करेंगे टाइप ऑफ होम अप्लायंसेस जो एलिजिबल है स्टेट सपोर्ट के लिए, टू 12 फ्रॉम 8। और इसमें डिश वॉशर और राइस कुकर जैसे प्रोडक्ट्स को भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया, जहां 15% की सब्सिडी मिलेगी अगर आप खरीदोगे तो। चाइना ने कंजम्पशन को बूस्ट करना अपनी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रखी है, एंड ये डिफ्लेशन को भी फाइट करना चाहता है। सड्यूड हाउस होल्ड एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस के बीच बीच तो यहाँ पे यस, हाउस होल्ड कॉन्फिडेंस भी वीक है, और प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स का भी कॉन्फिडेंस काफी वीक है। तो इंडिया काफी कुछ सीख सकता है मेरे ख्याल से चाइना से। यहाँ पे देख सकता है कि चाइना किस तरीके से कर रहा है सिचुएशन को हैंडल। ऑल्दो चाइना में ये प्रॉब्लम एक्सट्रीम है, इंडिया में ये प्रॉब्लम भी सरफेस लेवल पे बहुत डीप नहीं है, मैं कहूंगा, और कोई बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं है कंजम्पशन का इस टाइम पे। तो 5 बिलियन एरर सीज गोल्ड इंपोर्ट डेटा कट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है, ठीक है, डाउनवर्ड। हमारा, मैंने आपको बताया था कि इस बार जो डिफिसिट है ना, काफी बड़ा रहा है, और डिफिसिट इसलिए रहा है, कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, क्योंकि हमने गोल्ड बहुत सारा इंपोर्ट कर लिया है। फिर बाद में खबर आई कि किसी बंदे ने, अब मालूम नहीं है कौन है, गोल्ड का डेटा ही गलत रिकॉर्ड कर दिया है, जिसकी वजह से इंडिया का डिफिसिट इतना बड़ा रिकॉर्ड हो गया। तो गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है डाउनवर्ड्स अपना गोल्ड इंपोर्ट डेटा नवंबर के लिए टू 9.8 बिलियन डॉलर्स। बहुत बड़ा रिडक्शन है ये, जो पहले अनाउंस फिगर था 14.8 बिलियन डॉलर उससे। तो अकॉर्डिंग टू जो डेटा आया है डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, डीजीसीआईएनएस, जो वेंसडे को रिलीज हुआ, 5 बिलियन का रिवीजन हुआ है यहाँ पे, 5 बिलियन। यस, और एट्रीब्यूटेड था एक कैलकुलेशन एरर में। कैलकुलेशन एरर हुआ था बाय एलिजिड डबल काउंटिंग ऑफ गोल्ड शिपमेंट्स इन वेयर हाउस फॉलोइंग अ शिफ्ट इन ऑनलाइन फाइलिंग सर्विसेज इन एनएसडीएल। तो शिफ्ट किया था इन्होंने, ऑनलाइन फाइलिंग सर्विसेज कर दी थी गोल्ड की शिपमेंट्स की। तो यहाँ पे गोल्ड की जो शिपमेंट थी वेयर हाउस में ही, वो डेटा 2 बार रिकॉर्ड हो गया, जिसकी वजह से हमें ये इतना बड़ा डिफिसिट देखने को मिला इस बार। तो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बिजनेस स्टैंडर्ड को कहा कि यहाँ पे कोई एरर है ट्रांजिशन में फ्रॉम एनएसडीएल टू आईएस गेट। हाउएवर
डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने यूज नहीं किया है कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन द रिवाइज डेटा। रिवाइज डेटा आल्सो सजेस्ट अ नारोइंग ऑफ इंडिया ट्रेड डिफिसिट बाय 5 बिलियन। यस, 5 बिलियन से हमारा ट्रेड डिफिसिट भी कम हो गया पहले से, रिड्यूसिंग इट टू 32.8 बिलियन डॉलर्स इन नवंबर फ्रॉम प्रीवियसली रिपोर्टेड, पहले हमने रिपोर्ट किया था 37.8 बिलियन डॉलर का। तो फिर भी मतलब डाउनवर्ड रिविजन के बाद भी जो हमारा नवंबर का ट्रेड डिफिसिट है ना, वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है इस टाइम पे। और एक अनयूजुअल, जब जब एक अनयूजुअल 331% ईयर ऑन ईयर सर्च देखा गया ना गोल्ड इंपोर्ट्स में नवंबर में, तो डीजीसीआईएस ने अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इनिशिएट किया एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन इंपोर्ट डेटा का येलो मेटल के लिए, और एक रिकंसिलेशन किया गया डेटा का, जहां पे इन्होंने मैच किया डेटा को प्रोवाइडेड बाय figures provided by Central Board of Indirect Taxes and Customs according to source of Ministry of Commerce। तो यहाँ पे अब फाइनली से फिक्स किया गया है, $5 बिलियन से हमारा इंपोर्ट जो डेटा था वो रिड्यूस हुआ है। रुपी वॉलेटिलिटी फेल्स टू अफेक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल फर्म्स। ये जो फर्म्स हैं इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है येन में एंड युआन में। तो रुपी कांस्टेंट फॉल कर रहा है अगेंस्ट डॉलर ऑफ कोर्स, एंड काफी सेक्टर्स के लिए इससे परेशानियां क्रिएट हुई हैं, लेकिन जो कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री है ना, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स या तो जापानीज येन में है या तो चाइनीज युआन में है। तो जो दूसरा फैक्टर है जो शील्ड कर रहा है सेक्टर को, वो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन द कंट्री, क्योंकि कंपनीज ने अपना ही इकोसिस्टम लोकली बनाया है, रॉ मटेरियल भी ज्यादा से ज्यादा वो इंडिया से ही एक्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्लोबल रिस्क काफी कम हो रहा है, और कंपनीज चाहती हैं कि ऐसा ही हो। कंपनीज इंडिया में ना आप कितना ही टैक्स पे कर दो, वो ये भी देखेंगे अच्छा जो हमें इक्विपमेंट्स चाहिए वो हमें कहाँ से इंपोर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप अमेरिकन कंपनी इंडिया आ रही है और पता चला कि जो इक्विपमेंट्स कार बनाने के लिए चाहिए होते हैं सब कुछ तो कार कंपनी खुद नहीं बनाएगी, और फिर वो अमेरिका से ही इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, यूरोप से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग रहेगा। और वो काफी एक रेड फ्लैग इसलिए भी रहेगा क्योंकि फिर बहुत तरीके के अलग अलग रिस्क से आप एक्सपोज हो जाओगे, जैसे कि शिपमेंट को लेके कोई रिस्क हो जाए, कहीं कोई वॉर हो जाए, कंट्रीज के रिलेशन दूसरे से खराब हो जाए। सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो हो सकता है, और यहाँ पे इसीलिए कंट्रीज चाहती है कि एक ही कंट्री में उन्हें रॉ मटेरियल भी मिल जाए, सप्लाई चेन सारी चीजें हो जाए। रुपी डेप्रिशिएट हुआ है 2.2% अगेंस्ट डॉलर, जो टिपिकली हर्ट करता है कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज को। रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन हम लोग कमोडिटी प्राइसेस को नीचे आते हुए देख रहे हैं, एक्सेप्ट ऑयल जो अभी थोड़ा सा ऊपर गया है। वी विल नॉट टेक एनी प्राइसिंग एक्शन मूवमेंट, बट विल रिव्यू द सिचुएशन नेक्स्ट मंथ। ये कमल नंदी का ये कहना है, जो बिजनेस हेड है, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है गोदरेज अप्लायंसेस के, ये पार्ट है गोदरेज एंड बॉयज का। एंड लंदन मेटल एक्सचेंज अगर आप देखेंगे तो वहां पे बेस मेटल जो है यहाँ पे सॉफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। डाइकिन इंडिया फोकस कर रहा है कि वो अपना खुद इकोसिस्टम बनाए इंडिया में, ताकि मैन्युफैक्चर करे एयर कंडीशनर्स, लेकिन इंपोर्ट्स अभी भी 10% इनके रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी है, इनका एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सारी चीजें आप इंडिया में ऐसे ही नहीं मैन्युफैक्चर कर दोगे, आपको काफी सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, चाहे मशीनरीज हो, चाहे रॉ मटेरियल्स हो, कुछ ऐसी चीजें जो इंडिया में आपको नहीं मिलेगी। और कई सारी चीजें तो इंडिया में आप देखेंगे महंगी मिल रही होती हैं, इंपोर्ट करना ज्यादा सस्ता होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अनदर कंज्यूमर ड्यूरेबल मैन्युफैक्चरर, उनका कहना है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी किसमें है, येन में है और युआन में है, और रुपी जो है यहाँ पे डेप्रिशिएट नहीं हो रही है इन करेंसीज के अगेंस्ट जिस तरीके से वो डॉलर के अगेंस्ट हो रही है। तो इसी के लिए इनको काफी फायदा मिल रहा है इस चीज से कि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स येन और युआन में हुए हैं। अ मच नीडेड चार्ज। अब बात करते हैं एक एडिटोरियल आर्टिकल की, पीएम ई ड्राइव विच कुड बी अ गेम चेंजर। तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की एंड ईवी की, तो आज का सवाल मैं आपसे पूछूंगा इस एडिटोरियल से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड है कि चाइना, अब देखिए कि ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा जो वहां गाड़ियां बिक रही है ना, वो है कौन सी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और काफी जल्दी उन्होंने ये अचीव किया है। तो इस बजट, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर हो तो आप ऐसा क्या ला सकते हो, ठीक है, कि वहां पे आप इंडिया में भी इसी स्पीड से, अगर मैं टू व्हीलर की बात करूं, देखिए फोर व्हीलर तो वैसे भी ज्यादा फोकस नहीं करना है, मैं टू व्हीलर स्पेसिफिकली, इंडिया में 50% से ज्यादा इलेक्ट्रिक बिकने लगे जैसे चाइना में बिक रहे हैं। तो क्या आप चीजें कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ
पॉलिसीज। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग मैं बात करता हूँ तो कहते हैं कि अच्छा गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। लोगों के पास ओपिनियन बहुत सारे हैं, लॉजिक भी अच्छे अच्छे हैं। आई वुड लाइक टू नो इन कमेंट सेक्शन, एंड जो टॉप रेटेड कमेंट्स होंगे तो हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो प्लीज जो आपको बेस्ट कमेंट्स लगते हैं, अगर आप आंसर नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपका आंसर भी है, तो आप उन्हें लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं टॉप 5 कमेंट्स को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। A much needed charge, PM E-Drive could be a game changer. एक lack of charging stations पिन पॉइंट गया है as a break on faster growth on electric vehicles. इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के लिए ना लैक ऑफ चार्जिंग स्टेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम 80% या उससे ज्यादा सब्सिडीज दे देंगे नेक्स्ट जनरेशन अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, जहां चार्जिंग पॉइंट्स एज रिपोर्टेड इन दिस न्यूज़पेपर एक एसेंशियल रिस्पॉन्स रहेगा टू द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है 80% की सब्सिडी ले लो, तुम चार्जिंग स्टेशन बनाओ, लगाओ हाईवे पे, एंड इलेक्ट्रिक कार्स तुम्हारे पास आएंगी चार्ज होने, और तुम पैसे भी कमाओ। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2000 करोड़ अंडर जो पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन है, इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम, ये रिप्लेस करता है अर्लियर सब्सिडी प्रोग्राम को, जो स्पेंड किया जाएगा 48,400 फास्ट चार्जिंग पॉइंट्स को फॉर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सॉरी फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स। यहाँ पे ये 2000 करोड़ की स्कीम अलग है। ठीक है, एंड सॉरी ये 2000 करोड़ की स्कीम आएगी पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। तो इसका जो फुल फॉर्म पीएम ई ड्राइव का है वो ये है, काफी लंबा फुल फॉर्म है, और ये रिप्लेस करेगा अर्लियर सब्सिडी प्रोग्राम को। इससे पहले एक सब्सिडी प्रोग्राम था, एंड यहाँ पे स्पेंड किया जाएगा ताकि सपोर्ट किया जाए करीब करीब 48,400 फास्ट चार्जिंग पॉइंट्स को। ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए होंगे, थ्री व्हीलर्स के लिए भी होंगे। 22,100 पॉइंट्स रखे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, और 1800 रखे जा रहे हैं बसेस एंड ट्रक्स के लिए। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि आप करीब करीब 72,300 फास्ट चार्जर्स ऐड कर दो, ताकि इससे गाड़ियां बिके। बट आपको नहीं लग रहा कि जो टू व्हीलर जितने भी हैं, ये मतलब मैंने अपनी सिटी में देखा है यूजुअली कि चार्जिंग स्टेशन है भी तो कभी कोई यूज नहीं करता, सब अपने टू व्हीलर को अपने घर में ही चार्ज करते हैं। राइट, ये शायद और भी लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप यूजुअली नहीं यूज कर रहे हो चार्जिंग स्टेशन को, और इंटरसिटी में नहीं देख रहा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो जो पुश है ये गेम चेंजर हो सकता है, राइटर का ये कहना है, गिवन दी अनवायबल ओनरशिप इकोनॉमिक्स ऑफ बैटरी स्वैपिंग। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्रोग्राम, ये स्ट्रक्चर जो है इसका, ये फार इनफ होगा कि एम्बिशियस टारगेट हमारा 30% ईवी मार्केट शेयर का मीट कर सके 2030 तक का। 2030 तक का हमारा गोल क्या है कि 30% जो मार्केट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। 30% मतलब हर तीसरी गाड़ी कौन सी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़क पे। तो दो इश्यूज हैं कि ये प्रोग्राम मैच कर सकता है नहीं इस टारगेट को। सबसे पहले तो एफिशिएंसी ऑफ सब्सिडरी डिस्पर्जन मैकेनिज्म। ऐसा नहीं कि आपने अभी सेटअप किया, आपको 4 साल बाद सब्सिडी मिल रही है। अरे 4 साल तक बिजनेस कैसे रन करोगे, राइट? तो एक तो फिक्स्ड हो इसमें कि देंगे इतने दिन में आपको सब्सिडी मिल जाएगी। एक कंपैरिजन किया जा सकता है चाइना से, जो दुनिया का सबसे बड़ा ईवी मार्केट है। राइटर ने डिस्कस किया है कि ईवी अकाउंट करता है फॉर ओवर हाफ ऑफ मार्केट शेयर, एंड यहाँ पे दे आर सर्व्ड बाय ओवर 3 मिलियन पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स। 30 लाख पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स है, लार्जेस्ट नेटवर्क है पूरी दुनिया में। इंडिया में ईवीज एक्सपेक्टेड है कि अकाउंट करेंगे फॉर अबाउट 7.5% ऑफ मार्केट इन 2025, जो ग्रॉसली अंडर सर्विस्ड है बाय पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर चार्जिंग। इन दैट सेंस पीएम ई ड्राइव एक अप्रिशिएबल डिफरेंस ला सकता है, लेकिन की ये रहेगा कि हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड जो फंक्शनिंग है। दो एडिशंस की फॉर, एक तो फेम है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम, इसमें काफी ऑपरेशनल ग्लिचेस थे। ठीक है, एंड स्पेसिफिकली सब्सिडीज क्लेम करना फेम में इतना इजी नहीं था, मैन्युफैक्चरर्स का ये खुद कहना है। तो जो स्टैगर्ड डिजाइन है सब्सिडी डिस्बर्समेंट का अंडर करंट स्कीम, इसके पास पोटेंशियल है कि मार करेगा चार्जिंग पॉइंट बिजनेस रेड टेप में। एंड इस स्कीम में 30% ऑफ सब्सिडी ये रिलीज किया जाएगा आफ्टर टेंडर अवार्ड स्टेज, 40% आफ्टर fast charging station is deployed, and the rest after successful commercial operation of the charging point. The terms जो clarification यहाँ पे चाहिए हमें to avoid confusion over definitions of deployment and successful commercial operation, and जो दूसरे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि सब्सिडी डिस्बर्समेंट में डिलेज, ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो काफी सारे पिटफॉल्स थे जो हम अवॉइड करेंगे ऑफ कोर्स इस स्कीम में। एंड पीएम ई ड्राइव का मेन फोकस पता है क्या है? ई बसेस, ई ट्रक्स, स्पेसिफिकली इनको बूस्ट करना। चार्जिंग नेटवर्क, एक तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने फोकस किया है, और बस और ट्रक्स पे काफी फोकस किया है। तो एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली एनसीआर वगैरह का भी अगर आप डेटा देखोगे तो यहाँ पे ट्रक्स बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, राइट? जितने डीजल ट्रक्स आते हैं। तो स्पेसिफिकली ऐसी क्या कमी हमें ये नहीं समझ में आता कि इंडिया में इलेक्ट्रिक ट्रक्स आपको नहीं नजर आ रहे हैं। बसेस मेरी सिटी में मुझे खुद चलते हुए दिखते हैं, और हर जगह दिख रहे हैं इलेक्ट्रिक बसेस, काफी कॉमन होते जा रहे हैं। मैं कहूंगा इंटरस्टेट ट्रैवल में भी बहुत बढ़िया चल रहा है, बट इलेक्ट्रिक ट्रक्स में कहीं ना कहीं लोगों को, मुझे लगता है या तो जितने लोग हैं उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है, प्लस कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स जरूर होंगे कि हमें मुझे तो आज तक एक भी इलेक्ट्रिक ट्रक नहीं नजर आया।
डिग डीपर फॉर विकसित भारत। अब मैं बात कर रहा हूँ एक अगले एडिटोरियल आर्टिकल की, ठीक है? और ये है डिग डीपर फॉर विकसित भारत। रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं माइनिंग सेक्टर में और हेडलाइंस बना दी है डेवलपमेंट्स ने। वन हैंड में जीओआई रिट्रेट कर रहा है अपना इंटेंट कि ये स्टैब्लिश करेगा नेशनल मिशन कि सिक्योर करे क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, ठीक है? मैंने आपको बताया है स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, ये गवर्नमेंट ने किन मेटल्स को कहा है जो हम बैटरी में यूज करते हैं, ठीक है? जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट। इसके अलावा और भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं जो हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, हमारे सेमीकंडक्टर चिप्स में यूज होते हैं ये। इसके अलावा बैटरीज में यूज होते हैं, एनर्जी को ट्रांसमिट करने में, स्टोर करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी कहा जाता है एक्सपर्ट्स द्वारा कि अब जैसे ऑयल कंट्रीज थी ना कि इनके पास बहुत पावर था एक तरीके से, क्योंकि पूरी दुनिया एनर्जी के लिए इन ऑयल पे डिपेंडेंट थी, वैसे ही अगले 100 साल में वो कंट्री सबसे ज्यादा डोमिनेट यहाँ कर सकती है जिसके पास ये सारे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स होंगे सबसे ज्यादा। यस, जिसके पास ये रेयर अर्थ मेटल्स होंगे और क्रिटिकल मेटल्स होंगे। तो ये कहा जाता है एक्सपर्ट्स द्वारा कि इतने इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमने डेवलपमेंट्स किए हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन मार्क आया है प्लान डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स में कि इंडिया अपने जियोलॉजिकल रिचेस को लेवरेज कर सकता है या नहीं। लास्ट जुलाई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने अलाउ किया स्टेट्स को कि टैक्स लगा सकते हैं मिनरल बेयरिंग लैंड पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। मतलब आप टैक्स लगा सकते हो 20 साल पहले से बोलो कि एप्लीकेबल है, तो अब आपको 20 साल में जो कमाया आपने अब आपको उस पर टैक्स देना है। अब वो तो आप खर्च कर चुके हो, आप लोन लोगे या अपने कंपनी को बेच करके टैक्स दोगे ऐसे में, राइट? तो ये रेट्रोस्पेक्टिव जो लॉज आ रहे हैं ना, ये एक बहुत बहुत ही बड़ा मैं कहूंगा प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि आप जब कोई गलत कर रहा है तो आप उसे नजरअंदाज कर रहे हो सबसे पहले, और फिर टैक्स लगा रहे हो, पनिश कर रहे हो उन्हें 10 साल बाद जाके कि आप वहां से मुझे टैक्स दो। तो ये भी सही नहीं है। कुछ स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी एक्ट कर रहे हैं इस पर, और इसने क्रिएट किया है कंडीशंस जहां पे बिजनेसेस जो है रीथिंक कर रहे हैं अपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को इन माइनिंग एंड डाउनस्ट्रीम बिजनेस। और ऐसी अनसर्टेनिटीज जो है ये और डिफिकल्ट कर देती है नए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को फंड करने के लिए। रिफॉर्म्स ये ड्राइव कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी को और ग्रोथ को। अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसी शिफ्ट्स जो है वो क्विकली अंडरमाइन कर सकती हैं प्रोग्रेस को। 2015 की अमेंडमेंट आई थी टू मिनरल्स एंड माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसने मार्क किया एक टर्निंग पॉइंट और इंट्रोड्यूस किया ट्रांसपेरेंट ऑक्शन प्रोसेसेस जो एनहांस करता है एफिशिएंसी को और इंक्रीज करता है गवर्नमेंट रेवेन्यूज। बिटवीन 2015 एंड 2023 442 मिनरल ब्लॉक्स जिसमें हाई वैल्यू रिसोर्सेज थे जैसे लाइमस्टोन, आयरन ओर, बॉक्साइट, इनको अक्रॉस 11 स्टेट्स ऑक्शन किया गया है जैसे ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान। और इन्होंने बेंचमार्क्स रखे सेट किए हैं इम्प्लीमेंट करके इन रिफॉर्म्स को। तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं इसके, ठीक है? राइटर का कहना है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि हमारा जो नेशनल रेवेन्यू है माइनिंग से ये 10,000 करोड़ हो गया एनुअली, जो पहले से सॉरी वो 10,000 करोड़ जो पहले था अब 65,000 करोड़ हो गया है हर साल। और डिस्पाइट हैविंग ओनली 24 ऑपरेशनल ऑक्शन ब्लॉक, सिर्फ 24 ऑपरेशनल ब्लॉक्स हैं जो ऑक्शन किए गए थे उसमें से। और ओडिशा ने अर्न किया है मोर देन 36,000 करोड़ इन ऑक्शन प्रीमियम्स एंड रॉयल्टीज इन FY24 कंपेयर टू 17,960 करोड़ के आसपास रॉयल्टी कलेक्शंस आए हैं अकेले। तो ये जो फाइनेंशियल गेन्स हैं शोकेस करते हैं कि कितना पोटेंशियल है अगर आप मिनरल रिच स्टेट को सक्सेस को रेप्लिकेट करने दो। और ये बूस्ट करेगा रेवेन्यू, अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट्स और जनरेट करेगा काफी सारे जॉब्स। तो 2047 तक माइनिंग सेक्टर प्रोजेक्टेड है कि कंट्रीब्यूट करेगा 500 बिलियन टू जीडीपी और 25 मिलियन 2.5 करोड़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगा। तो इंडिया का माइनिंग सेक्टर चैलेंजेस फेस कर रहा है लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी हैं उसके पास। स्पेसिफिकली ये जो क्रिटिकल मिनरल्स का नया आया है, यहाँ पे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इन सारों की डिमांड काफी बढ़ रही है पूरी दुनिया भर में और इंडिया को भी बहुत जरूरत है इसकी। तो ये मिनरल्स ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ईवीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इन सारी चीजों के लिए ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है मैं कहूंगा। और एक स्टेबल सप्लाई जब आप सिक्योर कर लेते हो इन रिसोर्सेज का, तो ये बहुत बड़ा की रहेगा इंडिया के सेल्फ रिलायंस के लिए एंड नेट जीरो गोल्स के लिए। इंडिया ने डिसाइसिव स्टेप्स लिए हैं। 2023 MMDR एक्ट अमेंडमेंट एम्पावर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो एक्सक्लूसिवली ऑक्शन कर सकता है क्रिटिकल मिनरल कंसेशन। किसी को भी कंसेशन दे सकता है सरकार अगर चाहे तो। एंड अ लिस्ट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स रिलीज भी है। तो इंडियन गवर्नमेंट भी चाह रही है कि भाई हमसे तुम सब्सिडीज लो, जो भी लो, टेक्नोलॉजी डेवलप करो और ऑपरेशनल करो इन माइंस को जो क्रिटिकल मिनरल्स जहां पे
मिल रहे हैं जहां हम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। तो ऑक्शंस क्रिटिकल मिनरल्स के लिए ये ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। 24 ब्लॉक्स एलोकेट हो चुके हैं अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु में। एंड एडिशनली जो ग्लोबल पार्टनरशिप्स हैं वो फॉर्ज हो चुके हैं कि ये मिनरल सप्लाई चेन को सिक्योर कर लिया जाए। इंडिया ने अचीव किया है माइलस्टोन जहां पे सबसे पहला इनका ई ऑक्शन हुआ ऑफ ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्स, 13 ब्लॉक्स इन अरेबियन एंड अंडमान सीज, जहां पे रिसोर्सेज हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन सैंड, लाइम, मड, पॉलीमेलिक नोड्यूल्स, सॉरी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, क्रस्ट, ये ऑफर किए गए ऑलरेडी। एंड यहाँ पे सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं ताकि हम वास्ट ऑफशोर रिसोर्सेज जो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं वहां पे हम अमेंडमेंट्स करके यहाँ पे इन्हें भी मैं कहूँगा ऑपरेशनल कर पाए, यहाँ से भी हम रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर पाए और एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो फॉर्मुलेट करना होगा हमें मिनरल पॉलिसीज जो सपोर्ट करते हैं ग्रोथ को अक्रॉस वैल्यू चेन। जैसे एक क्रिटिकल फोकस ये है कि आप टैक्सेशन को अवॉइड करो, एक्सेसिव टैक्सेशन मत करो मिनरल्स पे एक्सट्रैक्शन के स्टेज पर। एक्सट्रैक्शन को थोड़ा सा इजी रखो कि उसको आ जाने दो आप मार्केट में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आने के बाद आप एक्सट्रैक्शन को इंसेंटिवाइज करो और टैक्सेशन लगाना है तो थोड़े लेटर स्टेजेस पे लगाओ ताकि इससे बढ़िया माइनिंग बेनिफिट्स मिले, जॉब क्रिएशन हो, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन हो। और एक स्टेबल और कंसिस्टेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो वाइटल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों कंटिन्यू करेंगे कि इंसेंटिवाइज करें एंड एक्सप्लोर करें एंड प्रोड्यूस करें क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स while fostering downstream industries। तो कंसिस्टेंट पॉलिसीज अट्रैक्ट करेंगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और इससे हमारा सेक्टर और रेजिलेंट भी होगा और ग्रोथ भी यहाँ बहुत बढ़िया होंगी। आते हैं अगले आर्टिकल पे। बैंक्स एंड डीलर्स वांट्स आरबीआई टू एक्ट ऑन लिक्विडिटी फ्रंट। बैंक्स और प्राइमरी डीलर्स, ठीक है, दोनों मिलकर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं आरबीआई को कि भाई आप लिक्विडिटी इंजेक्ट कीजिए मार्केट में थ्रू फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स और ओपन मार्केट ऑपरेशंस ड्यूरिंग इट्स अपकमिंग पॉलिसी मीटिंग ऑन February 7। तो पॉलिसी मीटिंग है 7 फरवरी को। एंड यहाँ पे क्या बात चल रही है, बात चल रही है लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कैश, ठीक है। बैंक्स कह रहे हैं कि भैया हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कैश। एंड ये कैश की हमें जरूरत है काफी, ताकि हम, क्योंकि आप लेंडिंग किससे करोगे, कैश से ही करोगे, राइट। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि आप ओपन मार्केट्स ऑपरेशंस का यूज कीजिए, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का यूज करके आप क्या करना है, आपको आप या तो फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स के थ्रू या ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू एक्ट कीजिए और मार्केट में क्या करना है, आपको लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना है। तो कहीं ना कहीं कैश की आपको देखेंगे कि कमी मिल रही है, इसीलिए जितने भी बैंकर्स हैं और ब्रोकर्स हैं, डीलर्स हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस तरीके से। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते क्या है, सेंट्रल बैंक्स, चाहे इंडिया नहीं दुनिया भर में क्या करते हैं ना, मनी के, पैसे के सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरेस्ट रेट से, और इंटरेस्ट रेट को भी करते हैं, राइट। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है ना, ये गवर्नमेंट की ट्रेजरी को बेचते हैं, खरीदते हैं। तो जब इन्हें मार्केट में कैश जैसे इन्फ्यूज करना है तो खरीद लेंगे, ठीक है, ट्रेजरीज को। और अगर मार्केट में क्या करना है, इन्हें पैसा मार्केट से निकालना है तो ये क्या करेंगे, बेचेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या कंट्रोल कर रहे हैं, लिक्विडिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, मनी सप्लाई को चेंज करके। तो इमीडिएटली अगर मुझे मनी सप्लाई चेंज करना है, लिक्विडिटी चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का यूज करूंगा। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया हो। शॉर्ट टर्म बोरिंग कॉस्ट 3 साल के हाई पर चल रहे हैं। रुपी का फॉरवर्ड प्रीमियम नियर 2 साल है। एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरबीआई एक्ट करेगा एंड ईज करेगा करंट लिक्विडिटी क्रंच। हायर फॉरवर्ड प्रीमियम हर्ट इंपोर्टर्स। अगर 1 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम्स आप देखेंगे तो 2.15% पे एट द स्टार्ट ऑफ दिसंबर, और ये बढ़कर हो गया 3.82% बाय दिसंबर 31st एंड दे स्टूड एट 3.8% एज ऑफ जनवरी 8। जो 3 दिन का मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है ना, ये होने वाला है यूनियन बजट के बाद। तो फरवरी का जो फर्स्ट वीक है ना, वो इतना हैपनिंग रहने वाला है आप लोगों के लिए। आप न्यूज फॉलो करो या मत करो, ये न्यूज आपको जरूर फॉलो करेगी, आपकी लाइफ को काफी बदल सकती है। बजट्स में क्या आता है और उसके बाद पॉलिसी मीट में रेट कट्स के बारे में क्या आता है, हमारे लोन्स, एजुकेशन लोन्स, हमारे खर्चे, ठीक है, हर चीज। मैं बोलूंगा आपके रिचार्ज प्लान पे भी बहुत फर्क पड़ सकता है अभी जो अगले 1 महीने में चीजें होने वाली हैं उससे। तो ये जो मेजर्स हैं अगर इंप्लीमेंट किए गए तो इसका डुअल इम्पैक्ट होगा। एंड अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं तब तो भैया बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके ऊपर, आप ये मान के चलो शॉर्ट टर्म में।
ऑफ कोर्स। तो डुअल इम्पैक्ट होगा अगर आप फॉरवर्ड रेट्स को लो रखते हैं और सिस्टम लिक्विडिटी को भी मैनेज करके चलते हैं। तो मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि कुछ सिग्नल आएगा अपकमिंग पॉलिसी में, क्योंकि उस समय तक क्लियर इंडिकेशन भी आ जाएगा कि यूएस गवर्नमेंट क्या करने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी 20 तारीख को आ जाएंगे एंड यूएस के पॉलिसी इंडिकेटर्स जैसे कि टैरिफ इंपोजिशन और सिग्नल्स डायरेक्शन ऑफ रेट्स पे ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आरबीआई के डिसीजंस को। तो यूएस के पॉलिसी इंडिकेटर्स भी आरबीआई के डिसीजन को काफी मैं कहूंगा अफेक्ट करेंगे। अदर हैंड यूनियन बजट नंबर्स देगा क्वांटम ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग पे, गवर्नमेंट कितना बोरिंग करने वाली है, फिस्कल डिफिसिट आगे कितना रहने वाला है, कितना गवर्नमेंट डेट लेने वाली है, कहां से, ये सारी चीजें क्लैरिटी आ जाएगी 1 तारीख के बाद ही। तो बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी ये अब जो है ये टाइट डिफिसिट में है सिंस दिसंबर 16 एंड इन जनवरी एवरेज सिस्टम लिक्विडिटी डिफिसिट में थी एट 74,610 करोड़। और ये तब हुआ है जब आरबीआई ने रिड्यूस किया है कैश रिजर्व रेशियो को बाय 50 बेसिस पॉइंट और करीब 1.16 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में इससे आई है। तो जो टाइट लिक्विडिटी थी ये मेजरली एट्रीब्यूटेड है कि आरबीआई क्या कर रही है, रुपया खरीद रही है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपया खरीद रही है और डॉलर बेच रही है, जिसकी वजह से हमारी लिक्विडिटी खत्म होते जा रही है बैंकिंग सिस्टम से। आरबीआई ने करीब 64 बिलियन डॉलर्स सिंस लेट सितंबर बेच दिया है डॉलर्स का टू सपोर्ट रुपी, ताकि वो बहुत ज्यादा ना गिर जाए। और आरबीआई का जो इंटरवेंशन है स्पॉट मार्केट में, इसकी वजह से डॉलर की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गई है। मार्केट में डॉलर काफी लिक्विड है लेकिन रुपया नहीं मिल रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। और आरबीआई ये चाहती भी हो कि रुपया यहाँ पे रुपए की सप्लाई थोड़ी ऑफ कोर्स कम करके डिमांड को बढ़ाना चाहती है वो। तो एक्सपेक्टेशन है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है, अगर यहाँ पे परचेज किया जाएगा परचेजेस जो है जो हुए कि तो ये यील्ड्स को भी नीचे लेकर आएंगे जो 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है बाय 3 बेसिस पॉइंट्स टू 6.748% ऑन मंडे। लेकिन कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ज्यादा सस्टेन्ड अप्रोच हमें यहाँ पे चाहिए। आता है अगले आर्टिकल पे, ई कॉमर्स स्टेप्स अप क्यू कॉम प्ले एज Amazon टेस्ट तेज विद स्टाफ, फ्लिपकार्ट बूस्ट मिनट्स। यहाँ पे ई कॉमर्स फर्म्स फाइनली अब मुझे लग रहा है कुछ ही दिनों में पूरी तरीके से एंटर कर जाएंगी क्यू कॉमर्स में। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो बड़े जायंट्स के, अमेरिकन जायंट्स हैं ये। एक तो Amazon जो ऑलरेडी तेज नाम से अपनी सर्विस को टेस्ट कर रहा है, जहाँ पे ये 10 से 15 मिनट में आपको डिलीवर कर देगा चीजें। लोकल आर्म है ऑफ यूएस ई कॉमर्स फर्म एंड ये भी सिंपल वही तरीका अपनाएंगे, यहाँ पे डार्क स्टोर्स बनाएंगे, ठीक है, और ये डार्क स्टोर्स से सामान आपके घर पर पहुंचाएंगे 10 मिनट में। तो Amazon कंफर्म किया इस डेवलपमेंट को और कहा कि हम हमेशा इनोवेट कर रहे होते हैं ताकि हम और वैल्यूएबल चीजें वैल्यू ऑफर करें अपने कस्टमर्स को। लेकिन ये लिमिटेड अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, और ये एम्प्लॉयज वगैरह इसमें ज्यादा इंक्लूडेड है इस पायलट प्रोजेक्ट में। इनका ये कहना है बेंगलुरु के कुछ स्पेसिफिक पिन कोड्स हैं, सिर्फ ये वहीं पर अवेलेबल है। टाटा ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी टेस्ट किया अपना ई कॉमर्स वेंचर, जहाँ पे एम्प्लॉयज इनिशियली एम्प्लॉयज के साथ ही, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने कहा कि आइडियल वे नहीं है नए प्रोडक्ट लॉन्च को ट्राई करने का, स्पेशली एज इंटेंस एज क्विक कॉमर्स। और अमेजन का जो राइवल है फ्लिपकार्ट का क्विक कॉमर्स सर्विस मिनट्स, ये तो अभी 150 डार्क स्टोर्स हिट कर जाएगा करंट क्वार्टर में और एक्सपैंड कर रहा है बहुत अग्रेसिवली। ये स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, हाई वैल्यू कैटेगरी प्रोडक्ट्स भी डाल रहे हैं 10 से 15 मिनट में। मतलब आप 50,000 60,000 का सामान भी 10 मिनट में खरीद सकते हो इनके थ्रू। और इन्होंने ऑलरेडी रोल आउट करना शुरू किया है मेडिसिन डिलीवरी, यस मिनट्स पर मेडिसिन डिलीवरी एज वेल विद इन अबाउट 150 आइटम्स इन सेलेक्ट एरियाज इन बेंगलुरु। जेफरीज की जो रिपोर्ट है डेटेड जनवरी 6, उसने कहा कि फ्लिपकार्ट सबसे एग्रेसिव है क्विक कॉमर्स में इस वक्त, और ये टॉप 3 जो हमारे जेप्टो, स्विगी के इंस्टामार्ट एंड ब्लिंकिट, इन तीनों को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। टाटा और बिग बास्केट और ऑलरेडी ऑन बोर्ड है टाटा क्लिक इसके प्लेटफॉर्म पर, और ये फैशन प्रोडक्ट्स डिलीवर करता है 15 मिनट्स में इन व्हाट्स टर्निंग आउट टू बी द नेक्स्ट मेजर एरिया फॉर क्विक डिलीवरी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट्स भी ड्रॉप कीजिए, इंटरैक्ट कीजिए, ताकि आप और बेटर तरीके से अपने थॉट्स को शेयर कर पाएं एंड सीख भी पाएं दूसरों से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।